नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका आज जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो विषय है वो है महाराणा प्रताप का मुगलों से संबंध। ये टॉपिक आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई और आरपीएससी के वर्तमान जो एग्जाम है इनके अंदर विशेष रूप से दिए गए हैं और इन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। पिछली श्रृंखलाओं में भी हमने वही टॉपिक लिए हैं जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में मिक्स हैं और पीटीआई के अंदर भी अधिकांशतः टॉपिक हैं। तो चूंकि सेकंड ग्रेड जो सिलेबस है वो पीटीआई के ऊपर यथावत लागू है, तो कोई चेंज तो है नहीं, सेम ही है। तो इस प्रकार से देखें तो इन तीनों एग्जाम में सेम टॉपिक हम लेके चल रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है महाराणा प्रताप का मुगलों से संबंध। अब इसको हमें ध्यान से देखना है। पहला जो प्रश्न अपने सामने आया है वो है कि महाराणा प्रताप के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है। इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ, मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई, जन्म 9 मई 1597 को हुआ या राज्याभिषेक जो है वो 28 फरवरी 1572 को हुआ। ये फैक्ट है, ये तथ्यात्मक रूप से क्लियर हमें करना ही होगा। एक एक चीज़ को आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं 9 मई 1540 को जन्म बिल्कुल सही है और उसके 57 साल बाद महाराणा प्रताप 57 साल जीवित रहे, तो यानी 1597 तक जो है वो महाराणा प्रताप रहे, इसलिए इनकी मृत्यु का समय भी सही है कि 19 जनवरी 1597। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा फैक्ट है वह 9 मई 1597। देखिए 1597 में इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन अगर जब हम विक्रम संवत पे जाते हैं तो विक्रम संवत के अनुसार 1597 आता है। तो ये 1597 तो यहाँ पर विक्रम संवत के अनुसार हम सही मान लें, लेकिन चूंकि एक समस्या आ रही है यहाँ, क्या 9 मई। अब अगर हम विक्रम संवत को मानते तो 9 मई नहीं मान सकते, क्योंकि फिर वो चैत्र शुक्ल उस प्रकार से होता, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये तीसरा फैक्ट जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। और चौथा है राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572। तो ये याद रखिएगा, मेवाड़ की बेहतर स्थिति बनाने के लिए ही इनका राज्याभिषेक हुआ था, इसलिए राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ। ये फैक्ट सही है। तो कुल मिलाकर हम कहें कि जन्म 9 मई 1540 सही है, मृत्यु 19 जनवरी 1597 सही है, राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ये भी सही है। गलत क्या है, 9 मई 1597 जो है वो पूरी तरह से गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है अकबर द्वारा प्रताप पर भेजे गए वार्ताकारों में, यानी बातचीत करने वाले जो लोग थे, डायलॉग जो हुआ था उनके महाराणा प्रताप और अकबर ने के बीच जो डायलॉग हुआ था, वो डायलॉग करने वाले 20 वार्ताकार कौन थे। तो वार्ताकारों में 1572 में किसे भेजा गया, 72 में किसे भेजा गया, प्रश्न ये है। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। अब देखिए एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि क्रम इनका आपको याद रखना है। अधिकांश बार पूछा गया है, संभव है आगे पूछा जाए, तो उसके लिए तो एक सीधी ट्रिक है कि महाराणा प्रताप से मिलने आए अकबर द्वारा भेजे गए लोग, उनकी सीधी ट्रिक याद रखनी है आपको, जमा भट्टो, ठीक है। महाराणा प्रताप क्या था, महाराणा प्रताप जो थे वो अपने संकल्प की दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे, दृढ़ थे संकल्प पर, इसलिए जमा भट्टो थे वो नहीं हिलते थे ऐसे, ठीक है। इसलिए उनकी ट्रिक ऐसे याद रखनी कि उनके पास चाहे कोई आए वो अपने निर्णय से हटने वाले नहीं थे। तो जमा भट्टो, इसको क्या करेंगे अपन, जय यानी जलाल खान, मा यानी मान सिंह, भय यानी भगवंत दास, ट यानी टोडरमल। क्रम से सही है ये, ठीक है। जय, मा, भय, टो, ठीक है ना, जमा भट्टो, ठीक। अब इसमें से आपको प्रश्न क्या पूछा गया कि 1572 के अंदर कौन आया, इनमें से 72 में कौन आया। तो ध्यान रखना 1573 में तो ये तीनों आए, कौन, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये तो कब आए, 1573 में। और 72 में कौन आया, जलाल खान, ठीक है। जलाल खान सबसे पहले आया था जो 1572 में आ गया था। मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल ये सब 73 में आए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर द्वारा आंधी व जहाजपुर जागीर प्रताप के किस भाई को दी गई, शक्ति सिंह को, जगमाल को, उपरोक्त दोनों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिए प्रताप के जो दो भाई थे, प्रताप के दो भाई थे, शक्ति सिंह, जगमाल सिंह, ठीक है। ये दोनों थे, दोनों ही प्रताप के भाई थे, दोनों ही एक तरह से प्रताप से संतुष्ट थे। जगमाल के संतुष्टि का कारण था उनके पिता उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और फिर उसके बाद में मेवाड़ की जनता ने, या कहें कि मेवाड़ के सरदारों ने प्रताप को जो है वो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो चूंकि चलने वाली तो मेवाड़ के लोगों की थी, तो जगमाल को राज्य नहीं मिला, तो जगमाल कहाँ चला गया था,
अकबर के पास, तो इसलिए संतुष्ट था। शक्ति सिंह और प्रताप के कुछ बात को लेकर के नहीं बन पाई, इसलिए शक्ति सिंह कहाँ चला गया था, अकबर के पास। लेकिन ध्यान रखिए, जगमाल जब गया था तो जगमाल के जाने के बाद अकबर ने उसे 2 जागीरें प्रदान की थी, एक आंधी और एक जहाजपुर। ये 2 जागीर जो है वो अकबर ने प्रदान की थी, किसको, जगमाल को। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जगमाल वो व्यक्ति जिसे 2 जागीर दी गई थी। शक्ति सिंह कुछ समय के लिए रहा, जब हल्दीघाटी के युद्ध के अंदर अकबर की सेना की तरफ से लड़ने आया तो प्रताप को पूरी तरह संरक्षण भी किसने दिया था, शक्ति सिंह ने दिया था। तो शक्ति सिंह तो एक तरह से भाई का बड़ा लास्ट में जाकर, लास्ट तक अगर देखें तो बहुत ही सपोर्टर रहा और उसके विचारों को अंत तक वो समझ पाया और जाकर के अंत तक जो है वो संरक्षण करके और फिर अपने भाई में मिल गया। लेकिन जगमाल सिंह जो है वो पद के लालच में लगा रहा और आंधी और जहाजपुर, या ये कहें कि स्वार्थ जिसे बोलते हैं, जो कुछ जागीरों का स्वार्थ मान लीजिए, ये 2 जागीर जो है वो अकबर ने किसको दी थी, जगमाल को। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम देखें तो बी जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने प्रताप से युद्ध की योजना किस किले में बनाई। अकबर ने जो योजना बनाई, देखिए 2-3 बातें ध्यान रखना। पहली बात यह कि अकबर ने जो योजनाएं बनाई थी ना, तो पहला प्रश्न तो यह आता है कि जब उसने राजपूताने को जीतने के लिए योजना बनाई तो उत्तर आएगा नागौर दरबार। अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, वो तो पूरे राजपूताने को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं कि महाराणा प्रताप के ऊपर युद्ध करने के लिए, कहें कि हल्दीघाटी युद्ध या महाराणा प्रताप को कैसे भी अपने अधीन करने के लिए जो योजना बनाई थी, वो योजना बनाई उसने मैगजीन दुर्ग में। ठीक है, ये अजमेर में पड़ता है। और तीसरा शब्द रखा आपके ऊपर मांडलगढ़। मांडलगढ़ वो किला है जहां से मानसिंह, अकबर का सेनापति था हल्दीघाटी युद्ध में, तो मानसिंह ने आकर के और युद्ध के लिए जो रणनीति तैयार की थी वो कहां से की थी, मांडलगढ़ से। मोलेला और मांडलगढ़ ये 2 क्षेत्र थे जो उसके रणनीति के क्षेत्र थे, युद्ध के लिए तैयार होने के क्षेत्र थे। वहां से मानसिंह जो है वो युद्ध के लिए तैयार होकर के आगे बढ़ा था। इसलिए मांडलगढ़ में तो आप याद रखेंगे मानसिंह को, मैं से मांडलगढ़ और मैं से मानसिंह। मैगजीन दुर्ग आता है फिर। ठीक है, मैगजीन दुर्ग का ध्यान रखना, मैगजीन होता है बंदूक के अंदर डालने वाली मैगजीन, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। तो वो सब जो था, जो युद्ध के क्षेत्र के लिए जो हथियार थे वो सब लगभग कहाँ थे, मैगजीन दुर्ग में, जहां पर अकबर जो रणनीति बनाता था दूसरे के ऊपर नियंत्रण करने की। तो इसलिए इसको याद रखना, मैगजीन के दुर्ग में बैठ करके अकबर ने महाराणा प्रताप पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या बनाई थी, योजना बनाई थी। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें, मैगजीन का किला। ठीक है ना, मांडलगढ़ से मानसिंह ने, नागौर दरबार से पूरे राजपूताने को जीतने की योजना किसकी थी, अकबर की। तारागढ़ दुर्ग का कोई विशेष उपयोग अकबर ने किया नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दीघाटी युद्ध के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है। युद्ध जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था वो 18 अथवा 21 जून। अब यहाँ 2 सन इसलिए 2 तारीख जो है वो इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग डेट मानी है। यहाँ तक कि राजस्थान बोर्ड ने और जो अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर कई बार दिखाई देता है। हालांकि दोनों डेट कोई ज़्यादा बहुत दूर तो है नहीं, कोई व्यक्ति बैठ करके देखेगा नहीं। ठीक है, वो ज़्यादा अंतर नहीं मानेंगे, लेकिन इतना है कि या तो 18 से या फिर 21 से। ठीक है, 2 दिन का अंतर कोई बहुत बड़ा नहीं होता। 18 अथवा 21 जून 1576 को इस युद्ध को शुरू किया गया था। हल्दीघाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने जो है ये नाम दिया था कि ये युद्ध जो है वो हल्दीघाटी का है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली ये बदायूं ने कही थी। और लास्ट है खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था। तो इन फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट गलत है ये हमें देखना पड़ेगा। तो पहला फैक्ट क्या है अपना, पहला फैक्ट है कि ये 1576 में युद्ध हुआ था 15 और 18 और 21 जून। तो फैक्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हल्दीघाटी का युद्ध किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने, ये भी बिल्कुल सही है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली, ध्यान रखो एक बात ये समझिए कि यहाँ के लोगों को अंग्रेजी शब्द रखने का शौक नहीं था कि बदायूं जो है वो थर्मोपल्ली नाम देगा, संभव ही नहीं है। क्यों देगा, यहाँ के नाम दे देगा वो। ठीक है, तो थर्मोपल्ली की जिसको जानकारी है वो देगा, और थर्मोपल्ली की जानकारी किसको थी, कर्नल जेम्स टोड को ही थी। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने थर्मोपल्ली की तुलना किससे कर दी, मेवाड़ के इस युद्ध से, इसलिए मेवाड़ की थर्मोपल्ली कह दी इसने। अब आती है बात कि बदायूं ने फिर क्या कहा था, बदायूं ने इसे कहा था गोगुंदा का युद्ध। क्या कहा था, गोगुंदा। ठीक है, गोगुंदा का युद्ध, ये हालांकि प्रश्न आपने काफ़ी पढ़ा होगा, मुझे जहाँ तक जानकारी है काफ़ी चर्चित प्रश्न है, ऐसा है नहीं कि बहुत नया है आपके लिए। तो बदायूं जो है उसने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा था। याद रखने के लिए परमानेंट याद रहे, इसलिए इसे याद रख सकते हैं कि गोबर में बदबू आती है, तो गो यानी गोबर और ब यानी बदायूं नहीं बदबू। ठीक है, इस प्रकार से इसे जोड़ करके याद रख सकते हैं, गोगुंदा का युद्ध बदायूं में। ठीक है, याद रखने के दृष्टिकोण से। फिर आती है खमनोर का युद्ध।
अब्बुल फजल, ये बिल्कुल सही है। खफजा, खप गए, इस युद्ध के अंदर कई योद्धा खप गए। तो खप गए मतलब खैसे खमनूर और फै यानी फजल, तो खप गए, ठीक है ना। इस प्रकार से खमनूर का युद्ध फजल के नाम से आप याद रख सकते हैं। ये इस प्रकार सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि देखिए प्रश्न ऐसे ही होंगे। प्रश्नों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होना, बस आपको कंफ्यूज करने का तरीका ढूंढेंगे। क्योंकि आप मान के चलिए कि महाराणा प्रताप कौन नहीं पढ़ेगा, सभी पढ़ेंगे, और लगभग इंटरेस्टिंग है तो याद भी सबको हो गया, और इसमें प्रश्न गलत होने की संभावना भी नहीं होती। लेकिन जो मैं प्रश्न लेके आ रहा हूँ, इन प्रश्नों में कहीं ना कुछ ऐसा आपको लगा होगा और लगेगा कि कुछ नया है, क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम में आ जाती है और हम देखते हैं कि में आता है और फिर वो गलत हो जाती है। इसलिए उस चीज़ से बचना है हमें, और उसी प्रकार के प्रश्न मैंने यहाँ पर आपके लिए रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, उससे पहले इसका उत्तर क्या रहा अपना, कि बदायूं जो है, यानी तीसरा ऑप्शन अपना गलत रहेगा इसमें, क्योंकि मेवाड़ की थर्मोपल तो तोड़ने गई थी और बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा था। बाकी सारे फैक्ट बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हल्दी घाटी युद्ध में मानसिंह का सैनिक केंद्र कौन सा था? मानसिंह का सैनिक केंद्र कौन सा था? मांडलगढ़, मोलेला, उपरोक्त दोनों, या फिर गोगुंदा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, कि मांडलगढ़ और मोलेला ये दोनों ही क्षेत्र, मांडलगढ़ और मोलेला दोनों ही क्षेत्र मानसिंह के क्या थे? मानसिंह के लिए युद्ध के प्रमुख तैयारी क्षेत्र थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि सैनिक केंद्र के रूप में दोनों थे, और ये इसलिए तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त दोनों, यानी मांडलगढ़ और मोरेला के अंदर मानसिंह ने युद्ध की तैयारी की, सैनिक केंद्र इसने इन्हीं दो क्षेत्रों को बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हल्दी घाटी युद्ध में रणमंदार किसका हाथी था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। राजपूत सैनिक, पठान सैनिक, मुगल सैनिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक बात तो समझ लीजिए कि राजपूतों के साथ थे पठान, ठीक है, हाकिम का सूरी पठान था, और वो सब इसके साथ थे। मुगल अलग चीज़ है, ठीक है, तो मुगलों ने आक्रमण कर रखा है। अब मुगलों की जब हम बात करें तो उसके साथ हाथी कौन कौन थे? उनके साथ थे जयपुर के मानसिंह और बाकी लोग, और इधर राजपूतों के साथ जो है पठान थे, भील थे, और खुद राजपूत थे, और इस प्रकार से युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, यह सबको मालूम है। अब बात आती है यहाँ पर कि रणमंदार हाथी, यानी हाथियों की स्थिति कैसी थी, ये समझनी पड़ेगी। तो मुगल सेना के हाथियों की बात करें ना, गजमुक्त एक प्रमुख रूप से गज से नाम है ना, गज से जुड़ा हुआ, तो ये मान के चलिए कि ये सब जयपुर वाले दरबार से जुड़े हुए थे, इसलिए ये सब किस में जाएंगे? मुगल सेना के अंदर, ठीक है। अगली बात आती रणमंदार। रणमंदार हाथी भी यहीं का था, क्योंकि नाम मुगली नाम, मुगल वाले नाम ही नहीं है, रणमंदार ये यहाँ का नाम है। मतलब ये कह सकते हैं कि भारत से ही जुड़े हुए थे वो हाथी, तो इसलिए ऐसा तो नहीं कि विदेश से आए थे, ये सारे हाथी यहीं के थे। तो गजमुक्त, रणमंदार, ठीक है, गजराज, और इसके अलावा मर्दाना। मर्दाना हाथी खुद मानसिंह का था, ठीक है ना, मानसिंह के हाथी का नाम क्या था? मर्दाना, ठीक है। ये सारे हाथी, ये सारे के सारे किससे जुड़े? अच्छा, हवाई, एक हवाई और था, ये भी किसके था? मुगल सेना में ही था। ये कुछ प्रसिद्ध हैं, और भी थे हाथी तो, लेकिन ये प्रसिद्ध हाथियों के नाम इसमें आपको ध्यान रखने हैं। गजमुक्त, गजराज, रणमंदार, उसके अलावा हवाई और मर्दाना, ये हाथी किसके थे? मुगल सेना में। मर्दाना किसका था, ये ध्यान रखना है, मर्दाना मानसिंह का, ठीक। अब चलते अपन राजपूत हाथियों की तरफ। राजपूत सेना के जो हाथी थे उनके अंदर आपको अच्छी तरह से मालूम है, राम प्रसाद महाराणा प्रताप का सबसे प्रसिद्ध हाथी था। इसके अलावा लूणा, ठीक है, ये दो प्रमुख हाथी हम बोल सकते हैं। इसके अलावा खांडेराव एक और था, खांडेराव हाथी, ठीक है, ये भी किसकी तरफ से लड़ रहा था? राजपूतों की तरफ से ही लड़ रहा था। तो आपको विशेष रूप से किसको याद रखना है? राम प्रसाद को याद रखना है, क्योंकि महाराणा प्रताप के थे। लूणा और खांडेराव भी आप याद रख सकते हो। देखिए शब्दों से मालूम पड़ता है। लूणा ये राजस्थानी का खुद का परमानेंट नाम, एकदम ठेठ राजस्थानी लूणा, ठीक है, तो डेफिनेटली है कि महाराणा प्रताप से लड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से खांडेराव, ये शब्द मालूम पटक जाते हैं कि ये किधर जा सकता है, ठीक है। इनको ध्यान रखते हुए आप सही उत्तर दे सकते हैं, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। कई हाथी युद्ध में लड़ते थे, कई लड़े, और प्रश्न तो ऐसे कुछ भी आ सकता है, लेकिन फिर भी हमें कुछ चीज़ों की परमानेंट जानकारी होनी चाहिए। जैसे रणमंदार, अब ये हाथी किसका था? मुगल सेना का, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा अपना? मुगल सेना। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध में हाकिम खां सूरी किस टुकड़ी का प्रमुख था? हरावल, चंद्रावल, वाम पाशर या दक्षिण पाशर? ये आगे पीछे दाएं और बाएं के नाम हैं, ठीक है ना, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे पीछे दाएं बाएं, क्लियर। हरावल आगे, चंद्रावल पीछे, ठीक है, वाम पासर दायां और दक्षिण पासर बायां, ठीक है, कोई वो नहीं है। अब सुनो, यहाँ जो बात आती है वो ये कि इनके प्रमुख कौन कौन थे? हरावल हाकिम का, है से हरावल और है से हाकिम का, ठीक है ना। हाकिम का किसका था? हरावल का, क्लियर।
चंद्रमा की पूजा करते हैं। तो पुंजा, राणा पुंजा की अगर हम बात करें तो ये किससे जुड़े हुए थे? चंद्रावल से। ठीक, फिर बात करते हैं वाम पार्श्व और दक्षिण पार्श्व। ठीक, इन दो को और देखें तो ऐसी स्थिति के अंदर वाम पार्श्व की जब बात करते हैं तो वा और मैं, ठीक है, मैं के अंदर बात करें तो झाला मन्ना, झाला मन्ना, ये मन्ना जो है ना ये किस में आ गए? वाम पार्श्व के प्रमुख थे, झाला मन्ना। ठीक है, फिर दक्षिण पार्श्व की बात आती है। दक्षिण पार्श्व में जब हम जाते हैं तो वहां पर आते हैं राम। दक्षिण यानी श्रीलंका, और श्रीलंका पे आक्रमण किसने किया था? राम ने किया था। इसलिए इसको याद रख सकते हैं कि राम सिंह, राम शाह बोलते हैं उन्हें, राम शाह। राम शाह जो थे वो किसके थे? दक्षिण पार्श्व के। ये चार प्रमुख है। एक बार वापस देख लीजिए, हरावल हाकिम खां सूरी, है से हरावल, है से हाकिम खां। चंद्रावल पुंजा, चंद्रमा की क्या की जाएगी? पुंजा। ठीक है, उसके बाद वाम पार्श्व, वाम पार्श्व की देखें तो मन्ना, वा मैं से क्या उठाएंगे? मन्ना को। वाम, वाम के अंदर मैं है और मैं से मन्ना हो गया। फिर दक्षिण पार्श्व में, दक्षिण यानी जो कन्याकुमारी या फिर श्रीलंका बोल सकते हैं, वहाँ आक्रमण किसने किया था? राम ने, इसलिए राम शाह। इस प्रकार से चारों नाम आपको याद रखने हैं। तो इसलिए प्रश्न क्या पूछा अपने को? हल्दी घाटी युद्ध के अंदर हाकिम का सूरी किस टुकड़ी का प्रमुख था? तो हरावल का प्रमुख था। कौन? हाकिम खां सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णित युद्ध किसने माना? मणोत नैणसी, अबुल फजल, गोपीनाथ शर्मा, राज प्रशस्ति। किसके अंदर इसे अनिर्णित युद्ध के रूप में स्वीकार किया गया? तो देखिए, मुणोत नैणसी, अबुल फजल, राज प्रशस्ति, इनकी बात हम जब करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, राज प्रशस्ति जो ना, इसमें तो कहा गया था कि प्रताप विजयी रहे, और ये जो है ना मुणोत नैणसी, अबुल फजल या बाकी इतिहासकार, उन सभी ने कहा था कि अकबर विजयी रहा। लेकिन गोपीनाथ शर्मा जो है उन्होंने इसे मध्य की बात कह दी कि अनिर्णित युद्ध था, और वास्तव में देखा जाए तो अनिर्णित ही युद्ध था, क्योंकि युद्ध तो वो जाता ना आखिरी समाप्त हो जाए फिर एक व्यक्ति जीते। अकबर को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। महाराणा प्रताप भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिले यहाँ पर। और फिर अंततः महाराणा प्रताप ने संघर्ष करके फिर से पूरे मेवाड़ को विजय प्राप्त कर ली। तो इसलिए सीधा सा कहा जाएगा कि इसके अंदर कोई, हम ये स्पष्ट नहीं कहते कौन जीता, कोई युद्ध ही एक प्रकार से होकर के समाप्त हो गया। और चूंकि महाराणा प्रताप को भी सर्वस्व नहीं मिल पाया, चित्तौड़ रह ही गया था, इसलिए अंतिम विजेता महाराणा प्रताप को नहीं कह पाए। तो कुछ हद तक देखा जाए तो इनकी बात को एक तार्किक रूप में हम अनिर्णित युद्ध कह सकते हैं। बाकी महाराणा प्रताप वो व्यक्ति हैं जो हमेशा विजयी थे, विजयी हैं और विजय ही रहेंगे। ठीक है, तो प्रताप की तो हमेशा जय ही रहेगी। अगली बात है, लास्ट जो हम देखते हैं वो आता है, अंतिम प्रश्न है अपना, शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप को हराने के लिए कितने प्रयास किए? ये बात के प्रयास है, प्रयास ही करते रह गए, लेना देना कुछ था नहीं। जब हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर ही कोई निर्णय नहीं निकाल पाए तो बाद के युद्ध की तो हम बात ही क्या कर सकते हैं। ये प्रश्न आखिरी है आज के लिए, लेकिन इसके बाद भी कुछ महाराणा प्रताप में बच गया तो 10 क्वेश्चन में और लेके आऊंगा महाराणा प्रताप के संबंध में, उनको भी आप जरूर देखिएगा। इसके बाद आपके लिए कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप को हराने के लिए कितने प्रयास किए? 1 प्रयास, 2 प्रयास, 3 या 4? ठीक है, तो देखिए 77, 78, 79, याद रखना 77, 78 और 79, 79। अच्छा, ये निश्चित रूप से 1500 में आएंगे, ठीक है ना। 1540 में जब महाराणा प्रताप जन्म लेते हैं, ठीक है, 1597 के अंदर जब उनकी मृत्यु होती है, तो निश्चित रूप से उसके बीच के दौर की बात है, तो 1500 आएगा। ठीक है, 1577, 1578, 1579 प्रयास किए, 1, 2, 3, 4, तो 3 प्रयास किए उन्होंने। 1577, 1578, 1579, ये 3 प्रयास इन्होंने किए थे। किसने किए थे? शाहबाज खान के माध्यम से अकबर ने किए थे। लेकिन महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप थे, संघर्ष जीवन की शुरुआत में ही सीख लिया था, और उन भीलों के बीच रह करके जिन्होंने की का नाम दिया, वहाँ से उन्होंने अपना जीवन शुरू कर दिया था। तो संघर्ष जब होता है ना, तो उसके बाद कोई किसी को हरा नहीं सकता। जीवन में संघर्ष पार लिया तो फिर उस स्थिति में सफलता असफलता का कोई मान्य नहीं होता, मनुष्य का जीवन अंततः सफल ही रहता है। ये बात पक्की आप मान लीजिए, और यही रहा महाराणा प्रताप के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।